राइट। तुम लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समझते हो कि नहीं समझते हो? यस सर। अगर तुम लोगों को कोई चीज मैं सेल्सियस में लिख के दूंगा तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का कोई फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर, जानते हैं। राइट, तो अभी इसको बता भी दिया जाएगा, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप से डिस्कस कर रहे हैं। अगर मान लो किसी का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो ये हाइपोथर्मिया है कि हाइपरथर्मिया है? हाइपोथर्मिया। वेरी गुड, हाइपोथर्मिया। राइट, वेरी गुड। किसी का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए या हाइपरथर्मिया। 38.6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो ये हाइपरथर्मिया है। राइट, या इसी को अगर अभी हम लोग हाइपरथर्मिया ना कहें तो इसी को भी हम लोग क्या कह देंगे, पायरेक्सिया और फीवर। राइट, तो इसका मतलब ज्यादातर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन कंडीशन में फीवर होगा। इन्फेक्शन कोई भी हो, हाई ग्रेड लो ग्रेड, इस तरीके से फीवर होगा। एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं डेंगी, ये बताओ डेंगी में फीवर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मलेरिया मैंने कह दिया, बिल्कुल फीवर होगा। ट्यूबरक्यूलोसिस मैंने कह दिया, टाइफॉइड मैंने कह दिया, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो फीवर होगा। इन्फेक्शन से क्या होगा, आगे चल के बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा। अब ये बेसिक बता रहे हैं, और भी कुछ कंडीशंस होंगी जिसमें इन्फ्लामेशन होगा बट इन्फेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब इन्फेक्शन के अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं जो फीवर कॉज कर सकते हैं। आप लोग बताइए, कोई एक कॉज बताइए। ऑटो इम्यून डिसीज समझते हो आप लोग? ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज में इन्फ्लेमेशन होगा जिसमें एंटीबॉडीज अपने ही फेवर सेल सर। के, राइट, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे एसएलई दैट इज सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसस। यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है लेकिन यहाँ पे फीवर है कि नहीं है? फीवर होगा, इन सारी कंडीशंस में भी फीवर होगा। अब देखो, आगे चल के डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर बात किया जाए तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइपोथैलेमस के टेम्परेचर सेट पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे किसी का फीवर उतारना है, पायरेक्सिया कम करना है, तो मुझे एंटी पायरेटिक देना पड़ेगा। और ज्यादातर जो एंटी पायरेटिक ड्रग्स होते हैं वो किस केमिकल कंपाउंड के प्रोडक्शन को कम करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। राइट, तो तुम में से किसी को कोई एंटी पायरेटिक का नाम याद है कि नहीं याद है? एनी एंटी पायरेटिक? पीसीएम सर। पेरेस्टामोल, कैलपॉल। राइट, बहुत बढ़िया। रिया ने आंसर दिया है, समीर ने आंसर दिया है, जानवी ने आंसर दिया है, वेरी गुड। जैसे सबसे सिंपल पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन। ओके, इसके अलावा हम लोग और देखते हैं। तुम लोग देखो आईबू, जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह समझते हो? कॉम्बीफ्लाम वगैरह कभी खाया है तुम लोगों ने? राइट, मेफेनेमिक एसिड। तो ढेर सारे आपके नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। राइट, जिसमें पैरासीटामोल एंड अदर्स हैं। सबसे सेफ अगर कोई ड्रग है बुखार उतारने के लिए तो कौन सी ड्रग है? पैरासीटामोल। राइट, बाकी सारे ड्रग्स के काफी सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो आइए चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीवर। और इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या क्या कॉजेज ऑफ फीवर होंगे, क्या क्या टाइप्स ऑफ फीवर होंगे, क्या पैथोजेनेसिस होगा, और हम लोग कैसे इस कंडीशन को ट्रीट करेंगे। सबका माइक मैंने ऑफ कर दिया है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर देना, ठीक है? मान लो क्लास डिस्कनेक्ट वगैरह हो जाती है तो। राइट, लेट्स टॉक अबाउट फीवर। ओके, राइट, इन टुडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट फीवर। और यहाँ पे अगर हम लोग फीवर डिस्कस कर रहे हैं, इसका अगर मैं आउटलाइन चेंज कर दूं, राइट, लेट्स टॉक अबाउट फीवर। ओके, तो जब हम लोग फीवर की बात करते हैं इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, दैट इज थर्मामीटर। राइट, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, टू मेजर बॉडी
टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, थर्मोमीटर। तो डिफरेंट टाइप के होंगे जो आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेंगे, राइट। चाहे हम लोग आजकल ओरल टेम्परेचर ले लेते हैं, या अगर छोटा बच्चा तो एक्सिलरी टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं ओरल टेम्परेचर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटा बच्चा है, यहाँ पे मैंने एक्सिलरी टेम्परेचर लिया है, राइट। अगर एडल्ट होगा तो हम लोग ओरल टेम्परेचर लेना ज्यादा प्रीफर करेंगे। अब देखो, ये वाला जो थर्मामीटर है, ये मर्री थर्मामीटर है। सबसे पहले आप लोग इसी को देखते रहोगे, राइट। सब लोग इससे टेम्परेचर देख भी नहीं पाते थे, ओके, बट ठीक है, नॉट दैट टिपिकल। आजकल इंफ्रारेड थर्मामीटर्स भी आते हैं, जैसे आप लोग एयरपोर्ट वगैरह पे गए होंगे, या कुछ हॉस्पिटल्स में भी आप लोग देख सकते हो इंफ्रारेड थर्मामीटर, जिसमें टच भी नहीं करना होता है, राइट। ये आपके टेम्परेचर को बता देगा स्किन के आसपास ले जाने पे। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, किसी का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस है। तो कभी सेल्सियस में देखेंगे, कभी फ़ारेनहाइट में देखेंगे, दोनों को हम लोग कन्वर्ट करके रिलेट कर सकते हैं। तो यू हैव इंफ्रारेड थर्मामीटर, यू हैव मर्करी थर्मामीटर। आजकल आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, जिसमें मरकरी यूज नहीं होता, राइट। और कहीं पे भी इसको लगा सकते हो, चाहे टब के नीचे, या एक्सिलरी टेम्परेचर यहाँ पे ले सकते हो। तो बेसिकली फीवर इज इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, राइट, नोन एज पायरेक्सिया। आगे चल के फीवर ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी पायरेटिक ड्रग्स यूज करेंगे। हम लोग पैरासीटामोल एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज करेंगे। देखते हैं, अब देखो, ब्रेन में जो पार्ट है हाइपोथैलमस का, तो हाइपोथैलमस यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हो, थैलमस के नीचे पिट्यूटरी के ऊपर यू हैव हाइपोथैलमस। तो हाइपोथैलमस ही वो स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब अगर किसी को फीवर हुआ है तो हाइपोथैलमस ने बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, राइट। तो हाइपोथैलमस के पास एक टेम्परेचर का सेट पॉइंट होता है, टेम्परेचर सेट पॉइंट। जितना हाइपोथैलमस सेट कर देगा, एग्जाम्पल 37.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट, तो यही बॉडी टेम्परेचर होगा। तो बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स हाइपोथैलमस कंट्रोल्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अगर किसी को फीवर हो गया है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये सेट पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, सेट पॉइंट विल बी मोर देन 37.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये आपका टेम्परेचर रिकॉर्डिंग है, तो अगर कभी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे पेशेंट में स्वेटिंग हो सकता है, वेसोडाइलेशन हो सकता है, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन। जैसे मान लो जब भी आप लोग वार्म फील करते हो तो इंसान पर्सपायर करता है, स्वेट करता है। तो ये हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है कितनी स्वेटिंग होगी, किस तरीके से बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होगा, राइट। लेकिन जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहता है। जैसे आप लोग देखते होगे शिवरिंग करता है, किसी इंसान को बहुत ठंडक लगती है तो शिवर करता है, कांपने लगता है, तो मस्कुलर एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर और इंक्रीज होता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह हो जाता है, जो ब्लड सप्लाई होती है क्यूटेनियस की, स्किन की डर्म की, वो कम हो जाती है ताकि हीट लॉस आपके
हेलो एवरीवन, आवाज जा रही है अभी मेरी? एम आई ऑडिबल? यस आवाज सर। मिल रही मेरी? यस सर। माइक मैंने सब, एम आई ऑडिबल? जी सर। चलो ठीक है, तो दोबारा हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ नेटवर्क इशू है आज। तो अभी तक तुम लोगों को समझ आ रहा है कहाँ तक मैंने बता दिया? हाइपोथैलेमस तक है ना? हाइपोथैलेमस टेम्परेचर के सेट पॉइंट को कंट्रोल करता है। तो मैं सबके माइक को ऑन करते हुए पढ़ा रहा हूँ आज, ताकि तुम लोग मुझसे कम्युनिकेट, कोई नेटवर्क इशू होगा तो भी तुम लोग बता दोगे। अभी आवाज जा रही है? फिर से बताओ। जी सर। चलो, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। एक बार फिर से मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन, और माइक ऑन है तो बीच बीच में मैं क्वेश्चंस भी पढ़ाऊंगा। राइट, तो कुछ इस तरीके से हाइपोथैलेमस है, राइट, जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो अगर किसी को कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा तो ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू एक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। अब देखो, फीवर, फीवर को हम लोग कहते हैं पायरेक्सिया। यहाँ पे राइज इन बॉडी टेम्परेचर above 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, फीवर इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ साइन। राइट, फीवर कोई बीमारी नहीं है। जब कोई बीमारी होगा तो फीवर होगा, उसकी वजह से आप लोग, एक लक्षण होगा जिसकी वजह से आप लोग जान पाएंगे कि इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लेमेशन है। राइट, कुछ और कंडीशन भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, इट इज अ प्रोटेक्टिव फिनोमेना। ओके, अब एक बार और एक चीज बताते हैं। जैसे बॉडी टेम्परेचर जो आपका है, दिन और रात दोनों में बराबर नहीं होता। राइट, इट वेरीज बॉडी टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया बॉडी टेम्परेचर मॉर्निंग में कंपैरेटिवली कम रहता है। राइट, इवनिंग में उसके कंपेरिजन में नेचुरली थोड़ा ज्यादा रहता है। तो हर एक चीज की रेंज होती है। राइट, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ एवरेज बॉडी टेम्परेचर इट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब अगर मान लीजिए मैं मॉर्निंग की बात करूँ तो मॉर्निंग में टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा। मान लीजिए मैंने कह दिया 36.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इवनिंग में मैंने कह दिया टेम्परेचर हो गया 38.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस है बेटा ये, ठीक है, सेल्सियस। ओके, तो मॉर्निंग का टेम्परेचर आपके इवनिंग से कम होता है। ओके, अगर आप लोग इसी को देखोगे तो ये लगभग आ जाएगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये आ जाएगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एवरेज निकालोगे तो लगभग इतना आ जाएगा। ओके, तो मॉर्निंग और इवनिंग है। तो ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर है। अब मैं किसी में कह रहा हूँ फीवर है, तो इसका मतलब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। राइट, फीवर है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। 98.6 से ज्यादा तो डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर मैं इवनिंग की बात करूं तो इवनिंग में तो वैसे ही 98.6 से ज्यादा है। तो जब हम लोग टेम्परेचर कट ऑफ लेते हैं फीवर का, तो हम लोग लेते हैं कि अगर इससे ज्यादा हो जाए, तो इन जनरल अगर हम लोग कह देते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा किसी का टेम्परेचर हो, तो हम लोग फीवर कहेंगे। ओके, अदरवाइज बाकी रेंज डायरनल वेरिएशन के बीच में आ जाएगा। ओके, तो मॉर्निंग इवनिंग हम लोग हटा देते हैं। अगर किसी को टेम्परेचर है 100 से ऊपर, तो चाहे हो या इवनिंग हो, पेशेंट को फीवर होगा। फिर से समझो, मॉर्निंग में टेम्परेचर नॉर्मली कम होता है, इवनिंग में मॉर्निंग के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, एवरेज इतना होता है। तो इवनिंग में इंसान का टेम्परेचर नॉर्मली 99.6 तक जा सकता है। इसका मतलब अगर किसी को फीवर है तो इससे ज्यादा हो तभी बोलो तो सेफ है। ओके, तो फीवर इन जनरल हम लोग कहते हैं, कोई थर्मामीटर से नापे तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो तो फीवर कहेंगे। अगर एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो फीवर तब कहेंगे, राइट, क्लिनिकली, जब 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग मान लें यूनिट्स की बात करें, तो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, तो आपके पास फ़ारेनहाइट है, आपके पास सेल्सियस है। यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हो, फ़ारेनहाइट भी है और आपके पास सेल्सियस है। दोनों को अगर कभी कन्वर्ट करना है, वैसे ज्यादातर हम लोग क्लिनिकली फ़ारेनहाइट में लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया, अगर किसी को फीवर इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ साइन।
राइट। फीवर कोई बीमारी नहीं है, जब कोई बीमारी होगा तो फीवर होगा, उसकी वजह से आप लोग एक लक्षण होगा जिसकी वजह से आप लोग जान जाएंगे कि इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लेमेशन है, राइट। कुछ और कंडीशन भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, इट इज अ प्रोटेक्टिव फिनोमेना। ओके, अब एक बार और एक चीज बताते हैं। जैसे बॉडी टेम्परेचर जो आपका है, दिन और रात दोनों में बराबर नहीं होता, राइट। इट वेरीज बॉडी टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया बॉडी टेम्परेचर मॉर्निंग में कंपैरेटिवली कम रहता है, राइट। इवनिंग में उसके कंपेरिजन में नेचुरली थोड़ा ज्यादा रहता है। तो हर एक चीज की रेंज होती है, राइट। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ एवरेज बॉडी टेम्परेचर इट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। अब अगर मान लीजिए मैं मॉर्निंग की बात करूं तो मॉर्निंग में टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा। मान लीजिए मैंने कह दिया 36.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इवनिंग में मैंने कह दिया टेम्परेचर हो गया 38.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस है बेटा ये, ठीक है, सेल्सियस। ओके। तो मॉर्निंग का टेम्परेचर आपके इवनिंग से कम होता है। ओके। अगर आप लोग इसी को देखोगे तो ये लगभग आ जाएगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये आ जाएगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एवरेज निकालोगे तो लगभग इतना आ जाएगा। ओके। तो मॉर्निंग और इवनिंग तो ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर है। मैं किसी में कह रहा हूँ फीवर है तो इसका मतलब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट। फीवर है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। 98.6 से ज्यादा तो डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर मैं इवनिंग की बात करूं तो इवनिंग में तो वैसे ही 98.6 से ज्यादा है। तो जब हम लोग टेम्परेचर कट ऑफ लेते हैं फीवर का, तो हम लोग लेते हैं कि अगर इससे ज्यादा हो जाए, तो इन जनरल अगर हम लोग देते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा किसी का टेम्परेचर हो तो हम लोग फीवर कहेंगे। ओके। अदरवाइज बाकी रेंज डायरनल वेरिएशन के बीच में आ जाएगा। ओके। तो मॉर्निंग इवनिंग हम लोग हटा देते हैं। अगर किसी को टेम्परेचर है 100 से ऊपर तो चाहे हो या इवनिंग हो, पेशेंट को फीवर होगा। फिर से समझो, मॉर्निंग में टेम्परेचर नॉर्मली कम होता है, इवनिंग में मॉर्निंग के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, एवरेज इतना होता है। तो इवनिंग में इंसान का टेम्परेचर नॉर्मली 99.6 तक जा सकता है। इसका मतलब अगर किसी को फीवर है तो इससे ज्यादा हो तभी बोलो तो सेफ है। ओके। तो फीवर इन जनरल हम लोग कहते हैं कोई थर्मामीटर से नापे तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो तो फीवर कहेंगे। अगर एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो फीवर तब कहेंगे, राइट, क्लिनिकली, जब 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग मान लें यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, तो आपके पास फ़ारेनहाइट है, आपके पास सेल्सियस है। यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हो, फ़ारेनहाइट भी है और आपके पास सेल्सियस है। दोनों को अगर कभी कन्वर्ट करना है, वैसे ज्यादातर हम लोग क्लिनिकली फ़ारेनहाइट में लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया अगर किसी को फीवर है तो टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है। ओके। यहाँ पे अगर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की भी बात किया जाए, दोनों को कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो आपके पास दो स्केल है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। अगर मान लो कोई आपसे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट कह रहा है तो उसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, राइट। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मान लीजिए मैंने कह दिया किसी का 45 डिग्री सेल्सियस है। मान लो कहीं पे मैं कह रहा हूँ एनवायरमेंट का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। अब तुम्हें ये बताना है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके। तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर मुझे इसमें कैलकुलेट करना होगा तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। इसको कैलकुलेट करके आप लोग देख लेना। ओके। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है, यहाँ पे आपके पास सेल्सियस स्केल है। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला रहेगा, तो कभी भी चीजों को चेंज कर सकते हो। ओके। चलिए, इस चीज को अगर मैं एक प्रैक्टिकल वे में लेके देखूं, अभी तक मैं क्या कह रहा था, 45 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कैलकुलेट के देखो। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस, मतलब कितना हो गया 45 प्लस 32। ओके।
यहाँ पे आप लोग इस फॉर्मूला से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक ये काफी इजी कैलकुलेशन है, मैं बॉदर नहीं कर रहा हूँ कि इसको मैं बता के टाइम वेस्ट करूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, पायरेक्सिया हो सकता है, हाइपर पायरेक्सिया हो सकता है, हाइपर थर्मिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, और एक चीज और होती है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। ओके, जैसे मान लो किसी को 3 हफ्ते से ज्यादा बुखार आ रहा हो और आपने 1 वीक तक इसको इन्वेस्टिगेट किया और कोई आपको कॉज नहीं मिला, नो कॉज, तो हम लोग कह देते हैं अननोन ओरिजिन। वो आपका एक सेपरेट टॉपिक है, उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, फीवर को पायरेक्सिया, राइट, फीवर इज पायरेक्सिया, और हाई ग्रेड हो गया तो हाइपर पायरेक्सिया हो जाएगा, फीवर इज इक्वल टू पायरेक्सिया, राइट। हम लोग क्या कह दे रहे हैं यहाँ पे, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो, जो भी मैं कह रहा था वही चीज है, 100.4 या इससे ज्यादा हो तो हम लोग कहेंगे फीवर है। ओके, 104 हो जाए, 105 हो जाए तो इसका मतलब ये हाई ग्रेड फीवर है, राइट। तो ये फीवर पायरेक्सिया के अलावा यू हैव हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया में मैं कहूंगा फीवर आपका लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए। अभी मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या कॉजेज होते हैं जिसमें हाइपर पायरेक्सिया हो, क्या क्या कॉजेज होंगे जिसमें फीवर विद चिल्स एंड राइगर आए, क्या क्या कॉजेज होंगे जिसमें कंटिन्यूअस फीवर हो, इंटरमिटेंट फीवर हो, रेमिटेंट फीवर हो। ओके, अब एक थर्मिया, हाइपरथर्मिया जब हम लोग टर्म यूज करते हैं तो ज्यादातर हम लोग उसको फीवर से रिलेट नहीं करते, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन से रिलेट नहीं करते। जैसे मान लो किसी पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो गया हो, गर्मी में, आजकल की गर्मी में कहीं धूप में निकल गया हो, तो इतना ज्यादा बॉडी टेम्परेचर हो सकता है कि पेशेंट को अगर रिकॉर्ड करो तो 105 या इससे ज्यादा हो। इसका मतलब ये नहीं कि उसको इन्फेक्शन हो गया है, इसका मतलब वो इतनी गर्मी में चला गया है, इतनी गर्मी लग गई है उसको कि बॉडी का जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो उसको कूल नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लो मैं अभी इतनी गर्मी 1 घंटे के लिए रनिंग कर लूँ, तो भले ही मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं है, भले ही हाइपोथैलेमस नॉर्मल है, अगर मैं दौड़ूंगा तो थोड़ी देर तक तो बॉडी स्वेटिंग करके चीजों को कॉम्पनसेट करेगी, मुझे गर्मी लगेगी, राइट, स्वेट करूंगा, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज होगा। लेकिन एक लेवल के बाद, एक लेवल ऑफ हीट एक्सपोजर के बाद अब बॉडी कितना भी स्वेटिंग कर ले टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, दैट इज हाइपरथर्मिया। ओके, हाइपोथर्मिया, मान लीजिए आपको ठंडक लग गई, नॉट रिलेटेड टू इन्फेक्शन, बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री से कम चला गया, 95 से कम चला गया। ओके, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब अगर यहाँ पे मैं इसको एक बार आउटलाइन करूँ तो फीवर मोस्टली हम लोग कहते हैं जब टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो, इसी को हम लोग कह देते हैं पायरेक्सिया, राइट। और अगर हम लोग कहें यही टेम्परेचर आपका 104 से ज्यादा हो जाए तो ये दिस विल बिकम हाइपर पायरेक्सिया। अभी कॉजेज डिस्कस करेंगे हाइपर पायरेक्सिया के, हाई ग्रेड फीवर हो गया एक तरीके से, ये तो क्लियर है, राइट। तो ये ज्यादातर किसकी वजह से होगा, मोस्टली बाई इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। आगे चल के यहाँ पे हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या हम लोग पैरासीटामोल देंगे। मैंने यहाँ पे कह दिया किसी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया more than 105 degree Fahrenheit due to, right, heat exposure, right, example heat stroke, right, गर्मी में लू वगैरह लग गई, तो दिस इज नोन एज हाइपरथर्मिया। यहाँ पे अगर एंटीपायरेटिक एजेंट्स दोगे तो काम नहीं करेगा, यहाँ पे कोल्ड बेदिंग वगैरह कराइए, राइट, आइस बाथ वगैरह कराइए, कोल्ड स्पंजिंग कराइए, तब चीजें नॉर्मलाइज होंगी। कभी कभी टेम्परेचर कम भी हो सकता है, अगर फीवर पड़ने टेम्परेचर कम हो गया, लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस हो गया या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, दिस इज हाइपोथर्मिया, राइट। बहुत कोल्ड जगह चले जाइए, फ्रॉस्ट बाइट वगैरह हो जाए, बहुत सीवियर कोल्ड एक्सपोजर हो जाए, ओके, इट कैन लीड टू हाइपोथर्मिया। So now you guys know pyrexia, hyperpyrexia. On the other hand, you also know hyperthermia, which is different from pyrexia and hyperpyrexia.
और एक तरफ आप लोग क्या और देख पा रहे हो कि बॉडी टेम्परेचर कम हो जा रहा है, दैट इज हाइपोथर्मिया। कितना सिंपल। जब हम लोग पैथोजेनेसिस की तरफ आते हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। पैथोजेनेसिस ऑफ पायरेक्सिया और फीवर। पायरेक्सिया फीवर की क्या पैथोजेनेसिस है? हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है। नॉर्मली मैंने कह दिया इसका सेट पॉइंट जो होता है 37.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 9 सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल तब तक रहेगा जब तक बॉडी में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। देखो, अगर मैं ट्रॉमा की बात करूं, अगर मैं बात करूं ट्यूमर की, तो ये सब नॉन इन्फेक्टिव कंडीशंस हैं, यहाँ इन जनरल फीवर नहीं होता है। लेकिन फीवर इनमें भी कभी कभी आ सकता है, किन कैंसर्स में फीवर आ सकता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पेरेंसिस में आप देख पा रहे हो एक्सोजीनस पायरोजन। जैसे किसी को कोई का इन्फेक्शन हुआ, तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में मान लीजिए कोई पायरोजन निकला, मैंने कह दिया एंडोटॉक्सिन्स, राइट। एंडोटॉक्सिन्स एंड एक्सोटॉक्सिन्स कुछ लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं बैक्टीरिया के, राइट, जो बॉडी में जाएंगे तो पायरोजन जैसा बिहेव करेंगे, राइट। मैंने कह दिया चाहे बैक्टीरियल टॉक्सिन हो या वायरल टॉक्सिन हो, इनकी वजह से आगे चल के मैंने कह दिया कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगी, जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और बाकी इंटरल्यूकिन 1, 2, 6। इनको हम लोग कह देते हैं कीमोकाइंस। ये केमिकल मीडिएटर्स हैं जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेंगे। ये हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे और इसके सेट पॉइंट को 37.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे। इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड दिस इज योर फीवर और पायरेक्सिया। कितना सिंपल है। मैं कह रहा हूँ कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई इन्फ्लेमेशन हुआ, कोई पैथोजन बॉडी में आया, जिसकी वजह से अपनी सेल्स ने क्या कर दिया, कुछ मीडिएटर्स रिलीज किए, और इन मीडिएटर्स ने क्या कर दिया, इन मीडिएटर्स ने हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को इंक्रीज कर दिया, और अब हाइपोथैलेमस ने प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होगा, पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह होगा, मस्कुलर एक्टिविटी वगैरह होगा। ओके, और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वेसोडाइलेशन होगा। जैसे आप लोग इस वाले डायग्राम को देख पा रहे हो, कोई पायरोजन है, मैंने कह दिया बैक्टीरिया है, और इसी के एंडोटॉक्सिन है। मान लीजिए मैंने कह दिया किसी को टाइफाइड हो गया, आगे चल के यहाँ पे जो इम्यून सेल्स होंगे, मैक्रोफेजेस वगैरह होंगे, वो क्या सिक्रीट करेंगे, साइटोकाइंस। साइटोकाइंस का मतलब हो गया केमिकल मीडिएटर्स, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ल्यूकिन्स, जैसे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 6, ये सब आपके काम करेंगे। यहाँ पे दे भी रखा है, दीज आर योर एंडोजीनस पायरोजेंस। बाहर से कोई ऐसा केमिकल आया, कोई ऐसा एंडोटॉक्सिन आया जिसने हमारी बॉडी को स्टिमुलेट किया कुछ एंडोजीनस पायरोजन रिलीज करने के लिए, राइट। दीज आर योर एंडोजीनस पायरोजेंस। ये क्या करेंगे, ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस इंक्रीज होगा। पीजी इज इक्वल टू प्रोस्टाग्लैंडिन। आगे चल के हम लोग जो ड्रग्स देखेंगे, ज्यादातर ड्रग्स होंगी जो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। ये हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को 37.6 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर देगा, और जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा और पेशेंट को फीवर आने लगेगा। तो यहाँ पे अगर एक चीज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस है। इसी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस ने हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को इंक्रीज कर दिया। जब हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट 37.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस था, तो बॉडी का टेम्परेचर 37.6 के आसपास था। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा हो गए, इन्होंने इस सेट पॉइंट को इंक्रीज कर दिया। जब तक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है तब तक आपका प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा बनेगा और ये सेट पॉइंट को इंक्रीज रखेगा।
एक बार आपने एंटीबायोटिक ले लिया, एंटीपायरेटिक ले लिया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो गए या डिजीज ठीक हो गई, तो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट दोबारा नॉर्मल हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर भी फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिर से देखते हैं एक्सोजीनस पायरोजन। एक्सोजीनस पायरोजन का मतलब मैंने कह दिया, एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया का मैंने एंडोटॉक्सिन ले लिया, इसकी वजह से एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, इम्यून सेल्स रिलीज कर देंगे इंटरल्यूकिन 1, 2, 6, TNF अल्फा। इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट आगे चल के प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट है इंक्रीज हो जाएगा ग्रेटर देन 37.6 डिग्री सेल्सियस। और प्रोस्टाग्लैंडिन पर्टिकुलरली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के इंक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। जो बॉडी में टेम्परेचर का बैलेंस है, जो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है, वो आपका गड़बड़ हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे पेशेंट को फीवर आएगा। तो फिर से यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपके क्या हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसीलिए आगे चल के फीवर को कम करने के लिए आप लोग दोगे एंटीपायरेटिक्स, और ये एंटीपायरेटिक्स क्या करेंगे, ये एंटीपायरेटिक्स आपके फीवर को कम करेंगे बाय डिक्रीजिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, तो अब इतना अगर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फीवर समझ लिए हो, तो आगे चल के एंटीपायरेटिक्स कैसे काम करते हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी समझ गए हो। जो एंटीपायरेटिक्स होंगे वो इस प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को और कम कर देंगे, जिसकी वजह से मैं कहूंगा हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट नॉर्मलाइज हो जाएगा, राइट। लेकिन फीवर कम हो गया इसका मतलब ये नहीं इन्फेक्शन हो गया, इसका ये ट्रीट हो गया। फीवर कम हो गया तो पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, एक और डायग्राम देखते हैं। ये लास्ट डायग्राम है पैथोजेनेसिस से रिलेटेड। मैंने कह दिया किसी को इन्फेक्शन हुआ, और यहाँ पे लाइपोपॉलीसैकेराइड्स आप लोग देख पा रहे हो, जो कि एंडोटॉक्सिन है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, दिस इज योर बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन। इसकी वजह से आगे चल के इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हुआ, जो बॉडी की इम्यून सेल्स हैं इन्होंने रिलीज किया इंटरल्यूकिन्स एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये हाइपोथैलेमस के पास गए और हाइपोथैलेमस से इन्होंने कहा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, पर्टिकुलरली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इंक्रीजेस, और ये हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को इंक्रीज कर देगी ग्रेटर देन 37.6 डिग्री सेल्सियस, देयरफॉर इट विल कॉज फीवर। अब देखो, फीवर ऐसा नहीं कि फीवर है किसी को तो इससे कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं होंगे। फीवर होगा, पेशेंट लिथार्जिक होगा, बॉडी एक होगा, पेशेंट को लैक ऑफ एपेटाइट होगा। छोटे बच्चे होंगे तो फीवर के साथ दौरे भी आ सकते हैं, फीवर प्लस सीजर, फीवर की वजह से सीजर आ गया, इसी को हम लोग कह देते हैं फेब्राइल सीजर्स, राइट। बच्चों में 6 मंथ से लेके 6 ईयर तक के चिल्ड्रन में। बाकी अगर किसी को भी फीवर आ रहा है तो आप लोग सीधे रिलेट कर सकते हो कि फीवर आ रहा है तो पेशेंट अनवेल होगा, राइट, लिथार्जिक होगा, ड्राउजी होगा, लैक ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया होगा, बॉडी पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, राइट। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे वहां पे प्रोन होते हैं एपिलेप्सी के लिए भी, सीजर एक्टिविटी के लिए भी। तो अब कहीं पे भी फीवर आए तो हमेशा प्रोस्टाग्लैंडिन को यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। तो आगे चल के अगर हम लोगों को एंटीपायरेटिक एक्टिविटी देखनी है तो वहां पे हमें यूज करना होगा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जो कि आपके नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। माइक सबका ऑन है, तुम लोग बताओ अभी तक समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? माइक ऑन है सबका? यस सर, अच्छे से। एम आई? चलो, राइट। तो इसका मतलब आगे चल के हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को कम करेंगे। जैसे आपका पैरासीटामॉल हो गया, राइट, जैसे आपका आइबुप्रोफेन हो गया, कॉम्बिफ्लॉम हो गया, मेफेनेमिक एसिड हो गया, एस्पिरिन हो गया। लेकिन जो सबसे सेफ एंटीपायरेटिक है वो कौन सा है? पैरासीटामॉल, राइट, सबसे सेफ है। कोई मुझे राइट, कोई मुझे बताएगा सबसे सेफ क्यों है ये पैरासीटामॉल? जैसे मान लो डेंगू,
राइट, जैसे मान लो कोई डेंगू का मरीज है, तुम उसे पैरासीटामोल भी दे सकते हो, उसको कॉम्बिफ्लाम भी दे सकते हो। पैरासीटामोल देना चाहोगे कि कॉम्बिफ्लाम देना चाहोगे? पैरासीटामोल दोगे ना, कॉम्बिफ्लाम दोगे तो उससे कुछ और टॉक्सिसिटीज हो सकती हैं, पर्टिकुलरली कॉम्बिफ्लाम दोगे, दैट इज आइबुप्रोफेन, आइबुजेसिक एसिड, तो वहां से क्या हो सकता है, प्लेटलेट डिसफंक्शन हो सकता है। राइट, एस्पिरिन दोगे तो प्लेटलेट डिसफंक्शन होगा। डेंगू में वैसे भी प्लेटलेट कम होते हैं, तो ब्लीडिंग के चांसेस कम रहते हैं, ज्यादा रहते हैं? ज्यादा, प्लेटलेट कम हो जाते हैं। अगर तुम कॉम्बिफ्लाम वगैरह दे दोगे तो प्लेटलेट और अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, प्लेटलेट डिसफंक्शन होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा, तो ब्लीडिंग का चांस और बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बताइए। इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो पैरासीटामोल सबसे कम टॉक्सिक है और सबसे कम कॉम्प्लिकेशन ये क्रिएट करता है। लेकिन पैरासीटामोल पेन किलर वगैरह पुअर है, अगर आप कॉम्बिफ्लाम दे रहे हो तो वो बेटर पेन किलर होगा। ओके, लेकिन अगर फीवर की बात करें, बेटर एंटीपायरेटिक तो आपका पैरासीटामोल है। तो आगे चल के देखते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे इन मैनेजमेंट ऑफ फीवर। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये एंटी पायरेटिक एक्टिविटी भी होती है इनमें। एंटी पायरेटिक एक्टिविटी का मतलब ये फीवर को कम करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे। इनके पास एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी होती है। एनाल्जेसिक एक्टिविटी से क्या समझते हो आप लोग? एनाल्जेसिक एक्टिविटी से पेन कम पेन, करेगी। राइट, जैसे जॉइंट पेन वगैरह हो रहा हो, बॉडी पेन वगैरह हो रहा हो, पैरासीटामोल या कॉम्बिफ्लाम खा लो तो वो भी कम हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से इन्हीं में एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन वगैरह होगी तो भी वो रिड्यूस हो जाएगी। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, राइट, दे विल डिक्रीज स्वेलिंग। जैसे आर्थराइटिस वगैरह किसी को है तो एस्पिरिन वगैरह ले लो, तो इट कैन डिक्रीज स्वेलिंग एज वेल एज पेन एज वेल एज टेम्परेचर। यहाँ पे डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स आप लोग देख पा रहे हो। ओके, इसमें पैरासीटामोल को अलग कर दिया गया है, इस ग्रुप में रखा गया है क्योंकि ये ज्यादातर एंटीपायरेटिक एक्टिविटी ही मिलेगी। इसके अलावा आपको कुछ और मिलेंगे, जैसे एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, आइबुप्रोफेन जैसे आपका कॉम्बिफ्लाम हो गया, राइट। जब बुखार आपका पैरासीटामोल से नहीं उतरता, खासकर बॉडी पेन वगैरह ज्यादा रहता है, तो कॉम्बिफ्लाम वगैरह। मेफेनेमिक एसिड, राइट, मेफेनेमिक एसिड एक ऐसी ड्रग है, खासकर बच्चों में यूज होती है जब फीवर पैरासीटामोल से नहीं उतरता, राइट। तो हाई ग्रेड फीवर के लिए मेफेनेमिक एसिड यूज किया जा सकता है, राइट, स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक है। इसके अलावा और भी कुछ आपके नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स हैं। अब देखो एनसिड्स की जब बात करें तो तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ये सब एक एंजाइम के पीछे पड़े हुए हैं, कॉक्स एंजाइम, राइट। अब ये कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तभी जाके आगे चल के प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम होगा। तो यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, अभी इंपॉर्टेंट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की बात हो तो ये जान लो तुम लोग, ये कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं। कॉक्स का मतलब साइक्लो ऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स। साइक्लो ऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स जो होते हैं, राइट, ये आगे चल के प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को कम कर देंगे, इसीलिए बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, इसीलिए फीवर कम हो जाएगा। जिसका माइक ऑन है बंद कर दो। और इसी को हम लोग कह देते हैं एंटी पायरेटिक एक्टिविटी। तो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो प्रोस्टाग्लैंडिन था, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि जब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देते हैं तो ये एक एंजाइम पे काम करती है, जिसको काम नहीं करने देती, उसको इनहिबिट कर देती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाती थी। तो ये जो एनसिड्स होते हैं वो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1, 2, 3 इनहिबिटर्स होते हैं। ओके, अभी हम ज्यादातर नॉन स्पेसिफिक कॉक्स इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट हर टाइप के कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन को डिक्रीज करेंगे और पेशेंट में फीवर कम होगा। तो ये सारे जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन्स होते हैं ये एराकिडोनिक एसिड से बनते हैं, राइट। एराकिडोनिक एसिड, फैटी एसिड होता है एराकिडोनिक एसिड। यहाँ पे आप लोग एक एंजाइम देख पा रहे हो साइक्लोऑक्सीजिनेज,
राइट। और आगे चल के साइक्लोऑक्सीजनेज से क्या बन जा रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अगर इस साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट कर दोगे तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके इनहिबिट हो जाएंगे, राइट। इसीलिए यूज किया जाता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, राइट। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करेंगे बाय इनहिबिटिंग कॉक्स एंजाइम। यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया, साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करके हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक क्लियर है, राइट। तो मेनली हमारा यहाँ पे है कि कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एनसिड्स का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कितना सिंपल है, ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे जो एराकिडोनिक एसिड से आगे चल के प्रोस्टाग्लैंडिन्स बना लेती है। तो जब यही इनहिबिट हो जाएगा तो ये भी नहीं बनेगा, और जब यही नहीं होगा तो फीवर वगैरह पेशेंट का कंट्रोल में होगा, बॉडी टेम्परेचर आपका कंट्रोल में होगा। आई थिंक अभी तक बिल्कुल सबको क्रिस्टल क्लियर है, आगे चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंट मेडिकेशंस देख पा रहे हो, एग्जांपल्स देख पा रहे हो एंटीपायरेटिक्स के, मोस्टली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के, एनसिड्स। अभी फिर से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आएंगे, चाहे पैरासीटामॉल हो, राइट। जैसे यहाँ पे सीरप पैरासीटामॉल देख पा रहे हो जिसमें 250 मिलीग्राम पर 5 ml है। बच्चों में क्या डोज होती है अभी हम लोग देखेंगे, राइट। बच्चों में सीरप, यहाँ पे टेबलेट कॉलपोल है या टेबलेट पैरासीटामॉल है, 500 मिलीग्राम 650 मिलीग्राम अवेलेबल है। दिस इज पैरासीटामॉल, दैट इज एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन, राइट। दिस इज पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल इज सेफेस्ट एंड बेस्ट एंटीबायोटिक। अगर ये ना काम करे तभी कोई और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग यूज करना है, ओके। तो ये लोग क्या करेंगे, जो भी आपके पैरासीटामॉल वगैरह हैं, क्या करेंगे, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होगा, फीवर कम होगा। सेफेस्ट आपका पैरासीटामॉल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इसको बता दिया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इंजेक्शन सुमॉल। अगर मान लो कि कोई पेशेंट ओरली ना ले पा रहा हो या आपको बहुत तेजी से टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़े, तो ये आपका आईवी पैरासीटामॉल है बाय द नेम ऑफ इंजेक्शन सुमॉल, ओके। तो जब हम लोग पैरासीटामॉल देते हैं या टेबलेट पैरासीटामॉल, तो इसको अगर बॉडी वेट के हिसाब से देखें, ये सारे ड्रग्स आपको एसओएस देना है, ये नहीं कि टीडीएस या क्यूआईडी देना है। हम लोग कहते हैं एट द रेट 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, राइट। जैसे कोई बच्चा है तो उसमें देखना पड़ेगा कितना उसका वेट है और उसके वेट को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये आपका जो डोज है ये ओरल डोज है। आपका इंजेक्शन पैरासीटामॉल है, आईवी सुमॉल नाम से आएगा, इसको हमें देना है एट द रेट 5 to 10 मिलीग्राम पर केजी। जैसे आप लोग देखते होंगे, ड्यूटी वगैरह करते होंगे, तो यहाँ पे पैरासीटामॉल है, इसको एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी दोगे। लेकिन जो सीरप या टेबलेट होगा ओरल जब देते हो तो हम लोग क्या कह देते हैं, एट द रेट 15 देते हो। इसमें आपका 10 मिलीग्राम पर ml होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 20 केजी का है, तो इसको आईवी सुमॉल कितना लगेगा, 20 ml लग जाएगा, 20 ml एसओएस। तो जितना वेट होता है उतना ml आपको इसको, ओके। तो अगर मान लीजिए मैंने कह दिया एडल्ट है, आपको टेबलेट पैरासीटामॉल देना है, तो आप उसको 650 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम एसओएस दे सकते हैं। लेकिन अगर यही ये बच्चा है, तो बच्चा है, चाइल्ड है, तो उसको मेनली हम लोग सिरप देंगे एट द रेट 15 मिलीग्राम पर केजी देंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बच्चा है 15 किलो का है, तो डोज हो जाएगा 15 इंटू 15, लगभग आ जाएगा 225 ml, 225 मिलीग्राम। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 250 मिलीग्राम 5 ml में है, तो लगभग 225 250 ही हो गया, 5 ml एसओएस। बेटा बच्चों में जो डोजिंग होगी वो तुम लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? चाइल्ड में कितने से देंगे, बच्चा है तो कितने से देंगे पैरासीटामॉल, एट द रेट 15, राइट। अगर तुम लोग मुझे बताओ कोई बच्चा 10 किलो का है, 10 केजी का है, तो कितना मिलीग्राम पैरासीटामॉल देंगे बताइए? 10 किलो का बच्चा है, कैलकुलेट करके बताइए अगर मेरी आवाज जा रही हो तो।
15 केजी का बच्चा है तो हमें कितना देना है, 150 मिलीग्राम पैरासीटामोल देना है। अगर मान लो इसको टेबलेट भी देना चाह रहे हो तो टेबलेट 500 मिलीग्राम की है तो 1/3 टेबलेट दोगे। डोजिंग समझ में आ रही है तुम लोगों को कि नहीं आ रही है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। आ रही है बेटा? हाँ, रिपीट कर देते हैं। जैसे अगर बच्चा स्मॉल का होगा बेटा, कीजिएगा। चाइल्ड होगा, स्मॉल का भी बता देते हैं। चाइल्ड है @15 मिलीग्राम पर केजी। ओके, एग्जाम्पल अगर 10 केजी का चाइल्ड है तो बताओ कितना मिलीग्राम जाएगा, 150 मिलीग्राम। अगर इसको टेबलेट पैरासीटामोल मान लो दे रहे हो, तुम्हारे पास सिरप नहीं है 500 वाली, तो कितना देना पड़ेगा बेटा, 1/3 टेबलेट लगभग देना पड़ेगा। ठीक है, ये ओरल डोज है। अगर मान लो चलो मैंने एडल्ट ले लिया तो एडल्ट में आप इतना डोजिंग वेट के हिसाब से नहीं करते हो, 500 या 650 दे देते हो। ओके, एसओएस। तो ये ओरल डोज है। अगर आईवी डोज होगा, आईवी डोज जो होगा, आईवी डोज कम होना चाहिए ओरल से कि ज्यादा होना चाहिए? 5 to 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज है, राइट। तो आईवी कम देना होगा क्योंकि आईवी में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जो ड्रग दोगे वो ड्रग बॉडी में पहुंचेगा। तो मैं कह रहा हूं इसके लिए आपके पास आईवी स्मॉल है, राइट। 10 मिलीग्राम पर केजी देते हो, स्मॉल में 10 मिलीग्राम पर एमएल है। तो अगर तुम 10 से दे रहे हो और 10 मिलीग्राम पर एमएल है तो इसका मतलब जितना वेट है उतना एमएल आपको देना है। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एडल्ट है 100 केजी का, 100 केजी का, तो उसको आप लोग 100 ml दे दो, क्योंकि 1 केजी के लिए 10 मिलीग्राम देते थे और 10 मिलीग्राम कितने में है, 1 ml में है। तो 1 ml में 1 मिलीग्राम है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, मैंने कह दिया 15 केजी का, तो कितना ml स्मॉल लगाओगे इसको, 10 से अगर दे रहे हो तो 15 ml लगाओगे। जितना वेट है उतना ही तो लगाओगे, क्योंकि कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि 10 मिलीग्राम पर ml है। 10 मिलीग्राम पर ml का मतलब 1 मिलीग्राम पर ml है। इसका मतलब 1 ml में कितना मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम है, राइट। और मैंने क्या कह दिया, 10 मिलीग्राम पर केजी से आपको इसको देना है। ओके, एक सेकेंड, नॉट दिस, 10 मिलीग्राम पर ml है। ओके, 10 मिलीग्राम पर, इसका पे 1 ml में 10 मिलीग्राम है। ओके, और 10 मिलीग्राम पर केजी से दे रहे हो, इसका मतलब जितना वेट होगा पेशेंट को उतना स्मॉल लगाओगे एसओएस। एडल्ट है तो टेबलेट आपको 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम की दे सकते हो। अगर रिपीट करना हो तो हर 4 घंटे पे रिपीट किया जा सकता है। चाइल्ड है तो वहां पे हम लोग देखते हैं टॉक्सिसिटी या कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा हैं। किसी छोटे बच्चे को पूरी टेबलेट नहीं दे सकते हो, तो वहां पे 15 मिलीग्राम पर केजी आपने देना है। अब इसमें क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो आइबुजेसिक प्लस, ये आपका क्या है, कॉम्बीफ्लॉम का सिरप है, राइट। यहाँ पे पैरासीटामोल होगा प्लस आइबुप्रोफेन होगा। एस्पिरिन है, एस्पिरिन आपका ज्यादातर एंटीपायरेटिक एक्टिविटी के अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन करेगा, एंटी प्लेटलेट एक्शन के लिए इसको यूज करते हैं, इवन पेन किलर। तो दिस इज यूजुअली नॉट फॉर फीवर, नॉट फॉर फीवर, राइट। और इसके कॉम्प्लिकेशंस भी काफी ज्यादा हैं। मेनली मैं कहूँगा इसका यूज किया जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी में। जैसे मान लो किसी को आर्थराइटिस वगैरह हो गया हो, या एंटी प्लेटलेट ड्रग के तौर पे भी यूज होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं ब्लड थिनर के तौर पे यूज होता है। अगर किसी को स्ट्रोक आ गया हो, एमआई वगैरह आ गया हो, तो वहां पे भी यूज हो जाएगा। तो एस्पिरिन आर्थराइटिस में, स्ट्रोक में, एमआई में ब्लड थिनर के तौर पे यूज होता है। जबकि इसके पास एंटीपायरेटिक एक्टिविटी है, बट एंटीपायरेटिक एक्टिविटी से बेटर एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बेटर आपका एंटी प्लेटलेट ड्रग है। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ फीवर में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अगर एस्पिरिन वगैरह दे दोगे तो प्लेटलेट काम भी नहीं कर पाएंगे, ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाएंगे। ओके, तो कभी कभी कॉम्बिफ्लाम, आइबुजेसिक प्लस, एस्पिरिन या मेफेनेमिक एसिड वगैरह भी देते हो, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो मेफेनेमिक एसिड सस्पेंशन है, राइट। सीरप मेफेनेमिक एसिड मैंने दिखाया भी था, दिस इज अगेन मेफेनेमिक एसिड। ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। ये भी आपका एंटीपायरेटिक है, राइट, एनाल्जेसिक है। लेकिन इन सबके साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा होंगे, राइट, नॉट एज सेफ एज पैरासीटामोल। मान लो कोई बच्चा है और इसका फीवर नहीं इंप्रूव हो रहा है, फीवर
not subsiding with paracetamol, not subsiding with PCM, right? तो give mefenamic acid at the rate 5 milligram per kg। तो में से कितने लोगों ने देखा है सिरप मेफनॉर्म या मेफेनेमिक एसिड बच्चों को जब सर पैरासीटामोल ये से एडल्ट में बुखार नहीं दे नहीं सकते होता? हैं क्या? क्या बेटा? एडल्ट में नहीं दे सकते हैं क्या मेफेनामिक एसिड पे? एडल्ट में भी दे सकते हो, एडल्ट में बेटर है कि आप आईवी सुमोल दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एडल्ट में कॉम्बिफ्लाम दे दो, आईवी सुमोल दे दो, राइट, एस्पिरिन भी दे दो, बच्चों में नहीं दे सकते ये सारी ड्रग्स। तो यहाँ पे हम लोग इस क्राइटेरिया से चलते हैं कि बच्चा है तो पहले पैरासीटामोल ट्राई करेंगे, उसके बाद आइबुजेसिक प्लस ट्राई करेंगे, अगर इससे भी नहीं हुआ तो हम लोग क्या दे देते हैं, मेफेनॉल, मेफेनेमिक एसिड। बच्चे में थोड़ा ड्रग रेंज कम होता है, एडल्ट में ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, राइट। एडल्ट में कोई ड्रग जल्दी जल्दी रिपीट भी कर सकते हो, तो एडल्ट में उतना ज्यादा अच्छा हम लोग टाइट्रेट नहीं करते। बेटा अपना माइक बंद रखो, जब क्वेश्चन पूछना हो तभी ऑन कर। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है पैरासीटामोल, जिसको आप लोग ज्यादातर क्रोसिन, जिसको आप ज्यादातर कॉलपोल, इन सब नाम से जानते हो। इसके अलावा आपके पास आइब्यूप्रोफेन, दैट इज कॉम्बिफ्लाम। इसके अलावा आपके पास मेफेनेमिक एसिड। सर सुमोल को इन्फ्यूजन करके दिया जाता है राइट, डायरेक्ट? इन्फ्यूजन बेटा, इन्फ्यूजन जैसे मान लीजिए 100 ml सुमोल है, राइट, तो आप लोग इसको 30 मिनट में इन्फ्यूजन से लगा दीजिए। डायरेक्ट नहीं लगाना है, स्लो लगाना है, एनएस में डालकर? स्लो इन्फ्यूजन। नहीं नहीं, ऐसे ही लगाना है बेटा, एनएस में नहीं डालना है। एनएस में क्यों डालोगे, तो लिक्विड आता है ना, एनएस वगैरह में नहीं डालना है, डायरेक्ट लगाना है। ठीक है, तो पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन होगा, मेफेनेमिक एसिड हो गया, एस्पिरिन हो एस्पिरिन। गया, राइट, ये सब यूज कर। जी बेटा पूछो, जल्दी पूछो, मैं आगे भी बता दूं। क्या पूछ रहे हो? चलो माइक ऑफ रखो अगर नहीं पूछ रहे हो, कुछ आवाज आ रही है। तो सुमोल को डायरेक्ट लगाना है, लेकिन स्लो इन्फ्यूजन से लगाना है, राइट। ये नहीं कि इंजेक्शन में भरा और उसको ठोक दिया, नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपके नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिनमें एंटी पायरेटिक एक्टिव। अब जैसे मान लो किसी को आपने एस्पिरिन दे दिया, चलो ठीक है, एडल्ट भी ये एस्पिरिन दे दिया, और मान लीजिए पेशेंट डेंगू का मरीज है, तो भाई ठीक है, ये एंटी पायरेटिक का काम कर देगा, फीवर कम हो जाएगा, लेकिन ये इसके पास एंटी प्लेटलेट एक्शन भी है। एंटी प्लेटलेट एक्शन होगा तो इससे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाएंगे। ओके, तो अनलेस एंड अनटिल तुम्हें पता हो कि डेंगू का सीजन नहीं है, राइट, तो ये बाकी एंटी पायरेटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं यूज करना है। पैरासीटामोल सबसे ज्यादा सेफ है। अब अगर ये पूछो कि बाकी आइबुप्रोफेन वगैरह भी एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी रखते हैं, राइट, लेकिन जितना एस्पिरिन रखता है उतना नहीं। एस्पिरिन क्या होता है, साइक्लो ऑक्सीजनेज से इरिवर्सिबल तरीके से एक्ट करता है, और जब तक वो दूसरा साइक्लो ऑक्सीजनेज नहीं बन जाएगा तब तक उसकी एक्टिविटी जीरो रहेगी। तो एस्पिरिन इरिवर्सिबली काम करता है, बाकी सबका जो एक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो इतने कुछ आपके एंटीपायरेटिक्स हैं। अब यहाँ पे अगर एक बार मैं इसको रिकैप करूं, रिकैप, तो मैंने यहाँ पे बात किया है फीवर की, मैंने यहाँ पे बात किया है प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हो जा रहा है। ओके, तो मैंने यहीं पे कॉक्स इनहिबिटर की बात की है, मैंने यहीं पे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की बात की है, यही आपके हो जाते हैं एंटी पायरेटिक्स, राइट। अब देखो डिफरेंट डिसीजेज में डिफरेंट टाइप के फीवर आ सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया, कभी कभी आप लोग देखते होंगे फीवर विद चिल्स आते हैं। चिल्स का क्या मतलब है बेटा, चिल्स, ठंडी लग के। राइट। और राइगर का क्या मतलब है, झटके आना। राइट, कपकपी। कब कभी। चिल्स का मतलब कोल्ड सेंसेशन है, राइगर का मतलब पेशेंट हो सकता है शिवर कर रहा हो। सीवर कर तो रहा है। राइट, तो कुछ आपके फीवर होते हैं जो इस तरीके से कपकपी और ठंड लगते होते हैं। इनमें आपका जैसे हो गया यूटीआई, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, इसके अलावा बॉडी में कहीं पे एब्सेस हो गया, एब्सेस का मतलब पस कलेक्ट हो गया है। ओके, इसके अलावा और क्या होगा, मलेरिया, और क्या होंगे, फाइलेरिया, राइट। ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हाई ग्रेड फीवर होगा, राइट, एंड इट विल बी एसोसिएटेड विद चिल्स एंड राइगर। अब ये कंटिन्यूअस होगा, नॉन कंटिन्यूअस होगा, वो दूसरी बात है, वो सब अभी देखेंगे।
कभी कभी फीवर बहुत हाई ग्रेड आता है, हाई ग्रेड फीवर। अभी मैंने आप लोगों को बात किया था किसकी, हाइपर पायरेक्सिया की। तुम में से कोई बता सकता है कौन कौन सी डिसीजेज है जिसमें हाइपर पायरेक्सिया होगा, जिसमें टेम्परेचर ग्रेटर देन 105 या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होगा? एनीवन? थायरोटॉक्सिकोसिस। चलो थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया, और बताइए। वेरी गुड। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को सेप्सिस के बाद सेप्टिसीमिया हो गया, राइट, मतलब बैक्टीरिया इन ब्लड, बैक्टीरिया काफी ज्यादा ब्लड में हो, पूरी बॉडी सिस्टम में पहुंच गया हो। इसके अलावा एक्यूट रूमेटिक फीवर, एक्यूट रूमेटिक फीवर, ओके। इसके अलावा आपके पास सेरिब्रल मलेरिया, तुम लोग कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया समझते हो कि नहीं? सेरिब्रल मलेरिया। इसके अलावा मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार आप लोग समझते होंगे, मेनिंजाइटिस, जैसे पर्टिकुलरली मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। इसके अलावा कभी कभी ब्रेन हेमरेज वगैरह में भी, जैसे हम लोग कहते हैं पॉन्टाइन हेमरेज, पॉन्स होता है, पॉन्स के हेमरेज में भी टेम्परेचर रेगुलेशन हैम्पर हो जाता है, और हम लोग कह देते हैं पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आता है विथ चिल्स एंड राइगर, ओके। नॉट हाई ग्रेड फीवर, ओनली हाइपर पायरेक्सिया, मतलब 104 या 105 से ज्यादा, राइट। चिल्स एंड राइगर तो यहाँ पे आएंगे ही, ओके। बट यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा, जब भी ये बीमारियां होंगी तो हाई होगा, और इतने से ज्यादा हाई होगा, बीच में शायद नॉर्मलाइज भी ना हो, राइट। तो चिल्स एंड राइगर के लिए इतने सारे कॉजेज हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कहा 102 भी हो गया, लेकिन जब हाइपर पायरेक्सिया की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही है, मतलब अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर हो तो हम लोग ये सारी चीजें सस्पेक्ट कर सकते हैं एक बार। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ टाइप्स ऑफ फीवर, तो टाइप्स ऑफ फीवर, कितने टाइप्स ऑफ फीवर आप लोग जानते हो, बताइए। इंटरमिटेंट फीवर। बहुत बढ़िया। जैसे सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूँ कंटिन्यूअस फीवर, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं रेमिटेंट फीवर, उसके बाद बात कर लेते हैं इंटरमिटेंट फीवर। ये सब आप लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, बट उनको फॉलो मत करो और कॉम्प्लिकेट होता ही जाएगा। कंटिन्यूअस ऐसा नाम से ही लग रहा है कि कंटिन्यूअस है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करेगा, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन लेस देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। और मैं कहूँगा नेवर टचेस बेसलाइन, मतलब पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हुआ, ओके, बीच बीच में भी। यहाँ पे रेमिटेंट की बात करें तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगेन नेवर टचेस बेसलाइन। अभी यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देते हैं। इंटरमीडिएट मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल इन बिटवीन, और फिर आ जाएगा टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल and again rises after touching baseline, after touching baseline, राइट। कोई आप लोगों में से बताएगा कंटिन्यूअस फीवर के एग्जांपल? टाइफाइड। वेरी नाइस। कंटिन्यूअस फीवर जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर जानबूझ के मैं ले रहा हूँ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे जो इंसान का टेम्परेचर है वो कभी कम नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत फ्लक्चुएट भी नहीं कर रहा है, तो ये देखो नॉर्मल से ऊपर है। और यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन है वो लेस देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ओके। तो दिस इज योर कंटिन्यूअस फीवर, दिस इज योर कंटिन्यूअस फीवर, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे समझ गए होगे, इसको थियरी में और नहीं लिख पा रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे राइट, टाइफॉइड, राइट, जिसको इसके अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। अब अगर कंटिन्यूअस फीवर है तो टाइफॉइड में एक विचित्र टाइप का कंटिन्यूअस फीवर होता है, आज की तारीख में इतना है, अगले दिन में इतना है, अगले दिन इतना हो गया। तो इसी को हम लोग, वेरी नाइस, इसी को आप लोग कह देते हो स्टेप लैडर फीवर, राइट, सीन इन टाइफॉइड। मतलब रोज रोज टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? बढ़ेगा। 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, तो ये आपका डे 1 हो गया,
डे 2 हो गया, डे 3 हो गया, डे 4 हो गया, फिर इस तरीके से, राइट। तो ये आपका कंटिन्यूअस फीवर है जिसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आपका 1 डिग्री से कम है और नेवर टचेस दी बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब ये नॉर्मल वाला टेम्परेचर है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इज क्वाइट लेस, इट इज लेस देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जब आप लोग रेमिटेंट फीवर की बात करते हो, रेमिटेंट जैसे वायरल फीवर वगैरह होता है, डेंगू वगैरह होता है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फ्लक्चुएशन कितने से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 1 डिग्री। और ये भी आपका नेवर टचेस बेसलाइन, मतलब बुखार उतरेगा नहीं बेसलाइन, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ फीवर्स हैं। मान लीजिए मैं ज्यादातर वायरल फीवर्स को इस कैटेगरी में रखूंगा। जैसे मान लीजिए ये आपका बेसलाइन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। ये फ्लक्चुएट ज्यादा करेगा लेकिन बेसलाइन को टच नहीं करेगा, तो ये जो फ्लक्चुएशन है दैट इज ग्रेटर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम लोग आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट टाइप जिसको आप लोग कह देते हो इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, बीच बीच में पेशेंट एफेब्राइल हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल एंड अगेन राइजेस, राइट, आफ्टर एन इंटरवल। अब ये देखना पड़ेगा इंटरवल कितना लंबा है या कितना छोटा है। जैसे अगर मैं इंटरमिटेंट फीवर की बात करूं तो कुछ इस तरीके से मैंने कह दिया, ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो बीच बीच में पेशेंट को बुखार आएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर नॉर्मल रहेगा, फिर बुखार आएगा, फिर नॉर्मल हो गया, राइट। यहाँ पे मैंने कह दिया 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे मैंने कह दिया 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका 100 डिग्री है, ये आपका बेसलाइन है, ये आपका नॉर्मल है। आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कौन से डिसीज में आपको इंटरमिटेंट फीवर मिलेगा? क्लासिकल एग्जांपल मलेरिया, मलेरिया। राइट। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपने मलेरिया ले लिया, मलेरिया कई सारे स्पेसीज से होता है, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, राइट। तो जब ये सारे आपके डिसीजेज होते हैं, ये सारे पैरासाइट्स होते हैं, तो मैं कह रहा हूँ फीवर ऑन ऑल्टरनेट डे, पेशेंट भूल भी जाता है कि उसको बुखार आ रहा था, राइट। एक दिन नॉर्मल रहेगा, मतलब 24 आवर पेशेंट आपका नॉर्मल होगा, राइट। इसी को आप लोग क्या कह देते हो, नोन एज टर्शियन फीवर, टर्शियन फीवर, राइट। यहाँ पे ऑल्टरनेट डे बुखार आएगा, रोज नहीं आएगा, ऑल्टरनेट डे। और अगर कहीं पेशेंट को मलेरिया हुआ और मैंने कह दिया प्लाज्मोडियम मलेरी, राइट, इससे मलेरिया हुआ, तो फीवर एवरी 4th डे आएगा, फीवर एवरी 4th डे, 4th डे, ओके। हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, क्वार्टनरी। क्वार्टन, राइट, क्वार्टन फीवर। तो ये इंटरमिटेंट है, पेशेंट को लगेगा कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन जब तक यहाँ पे पेशेंट को एंटी मलेरियल वगैरह नहीं दे दोगे, राइट, इन्वेस्टिगेट करा के कंफर्म नहीं कर लोगे, तब तक उसे फीवर आता होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लूज की बात करें कि फीवर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो, तो आप लोग क्या डिसीज, तो हम लोगों ने क्या कहा था, फीवर इज साइन नॉट डिसीज, राइट। तो साइन है, इसका मतलब ये लक्षण है, ये कुछ डिसीज को बताएगा, राइट, इंडिकेट्स अबाउट डिसीज। जैसे मान लीजिए इन को रिलेशन टू अदर सिम्टम्स, इन को रिलेशन टू अदर सिम्टम्स। बताइए भाई, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कोई पेशेंट है, एग्जाम्पल 1, फीवर है और कह रहा है प्लस बर्निंग मिक्चरेशन है, बर्निंग, तो क्या डायग्नोसिस सोचोगे? यूटीआई। वेरी गुड। तो यूटीआई। फीवर, वेरी नाइस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक दूसरा सिनेरियो देते हैं, आप लोग बताइए, मैंने कह दिया पेशेंट को फीवर है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन है, पेशेंट को रेड रैशेज है, पेशेंट को बहुत सीवियर बॉडी पेन है। अब बताओ क्या सोच सकते हो? डेंगी, वेरी हाँ। गुड। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं, किसी पेशेंट को फीवर है,
इंटरमिटेंट है, चिल्स एंड राइगर के साथ है, मलेरिया। चिल्स एंड राइगर। और एक चीज और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मैंने कह दिया स्प्लीनोमेगैली है, बताओ क्या है? मलेरिया 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 कॉम्प्लिकेटेड। चलो ठीक है, मलेरिया लिख लेते हैं अभी। एक और कंडीशन देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। किसी पेशेंट को फीवर है, हाई ग्रेड है, और मैंने कह दिया यहाँ पे स्किन आपकी ब्लैक हो गई है, स्प्लीन बहुत बड़ी है, स्प्लीनोमेगैली, यहाँ पे लिवर भी बड़ा हो गया है, हिपैटोमेगैली। बताओ क्या हो सकता है? कालाजार सुना है? इस काला बट कालाजार इंडिया में तो नहीं होता है ना सर। मलेरिया में रेस्ट नहीं होगा बेटा, ठीक है? स्किन ब्लैक भी नहीं होगी मलेरिया में। कालाजार, मलेरिया में तो काला जल तो स्प्लीनोमेगैली अब होगा। खत्म हो गया है। खत्म नहीं हो गया बेटा, बिहार जाओ मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 हो गए। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, और कोई क्वेश्चन बनाते हैं जिससे तुम लोग बताना। मैंने कह दिया एग्जाम्पल नंबर 5, किसी पेशेंट को कंटिन्यूअस फीवर आ रहा है, राइट, और इसको पेन एब्डोमेन भी हो रहा है, पेन एब्डोमेन, और फीवर आपका राइज कर रहा है 1 डिग्री पर डे। ओके, पेशेंट को लूज स्टूल भी हो रहा है। बताओ अब क्या तुम्हें लग रहा है? टाइफाइड। टाइफाइड। राइट, टाइफॉइड। टाइफॉइड का मतलब यहाँ पे हो गया एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर का मतलब गट। थोड़ा सा इंटेस्टाइनल। क्वेश्चन, वेरी गुड। एक और ट्विस्ट लाते हैं। मैंने कह दिया पेशेंट को फीवर है, फीवर के बिहार बाद, में भी सर बहुत कम हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, अभी दुनिया में है। फीवर के बाद मैंने कह दिया 4th डे पेशेंट को रेस्ट आ गया, राइट, और ये 5 साल का बच्चा है, 5-year-old चाइल्ड। अब बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे? चौथे दिन रेस आया है, मीजल्स। मीजल्स समझते हो तुम लोग? राइट, तो यहाँ पे ये देख रहे हो फीवर आज आया, ढेर सारे मैकुलोपैपुलर रैशेज आ गए, मैकुलोपैपुलर रैशेज। तो ये आपका मीजल्स हो सकता है। बच्चों की प्रॉब्लम ज्यादा है, हम लोगों को टीका वगैरह लगा होता है, प्लस इम्यूनिटी होती है तो नहीं होता। तो कभी कभी क्या हो जाता है, पेशेंट को फीवर होता है विद रैशेज होते हैं, हम लोग कह देते हैं एक्जेंथेमेटस फीवर। तो कौन कौन से फीवर तुम लोग जानते हो जिसमें रैसेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है? फीवर विद रैसेस, एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, इसके अलावा मीजल्स, स्मॉल पॉक्स तुम लोग जानते थे, ये इरेडिकेट हो रखा है। इसके अलावा टाइफस फीवर, टाइफस फीवर। इसके अलावा टाइफॉइड में भी रैस आ सकता है। इसके अलावा स्कारलेट फीवर हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इनमें भी फीवर विद रैश आ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है, अगर किसी को फीवर विद रैश है तो यहाँ पे रिलेशन होना चाहिए ऑनसेट ऑफ फीवर टू अपीयरेंस ऑफ रैश, टू अपीयरेंस ऑफ रैश। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया आज फीवर आया और डे 1 पे रैश आ गया, डे 1 पे रैश आ गया, तो ये क्या हो सकता है? राइट, बताओ क्या हो सकता है? चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। वेरी नाइस। डे 1 पे अगर रैश आ गया तो हम लोग कहेंगे दिस कैन बी चिकन पॉक्स। डे 2 पे रैश आया तो स्कारलेट फीवर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। डे 3 पे आया, पहले स्मॉल पॉक्स हुआ करता था, तुम लोग देखे हो कुछ लोगों को मुंह पे दाग होता है ढेर सारा। 4th डे आ रहा है तो हम लोग कहते हैं इट कैन बी मीजल्स। 5th डे आ रहा है तो बताओ, टाइफस फीवर बेटा, टाइफस फीवर, क्यू फीवर वगैरह। 6th डे आ रहा है तो बताओ, डेंगी। वेरी नाइस। 7th डे आ रहा है तो टाइफॉइड। टाइफॉइड में भी जो लोग बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, रैश आता है, उसी को क्या कह देते हैं? रोज स्पॉट्स। तो इसका एक निमोनिक है फीवर विद रैश का। क्या निमोनिक है? वेरी सिक पेशेंट्स मस्ट टेक डबल
टेबलेट्स। वेरी पहला लेटर है, ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा लेटर है, ये चौथा लेटर है, ये पांचवा लेटर है, ये छठा लेटर है सर। वेरी का क्या मतलब हो गया बेटा? वेरिसेला, दैट इज चिकन पॉक्स। सिक एस से है, मतलब स्कारलेट फीवर। पॉक्स, ये स्मॉल पॉक्स था, ये इरेडिकेट हो गया है। मस्ट से क्या होगा? चौथे दिन मीजल्स। टेक का मतलब टाइफस। डबल का मतलब डेंगी। और टेबलेट का मतलब टाइफॉइड, जिसमें आप लोगों को रोज स्पॉट्स मिलते हैं। चैट सेक्शन आई, देख समझ आया है कि नहीं आया है? माइक तो पहले से ऑन है तुम लोगों का। एक पहले क्वेश्चन पूछते हैं, तब तुम लोग। मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे पैरासीटामॉल है, सीरप पीसीएम, जिसके 250 मिलीग्राम पर 5 ml में है, और मेरे पास 9 kg का बच्चा है। तो बताओ तुम लोग कितना ml पैरासीटामॉल दोगे? कितना ml? 5 ml तो नहीं दोगे, मैंने यहाँ लिख दिया है। कितना ml पैरासीटामॉल दोगे? कौन बता पाएगा? बताइए। 135 mg। 135 मिलीग्राम जाएगा, और तुम्हारे पास 250 मिलीग्राम पर 5 ml है, तो कितना ml दे दोगे? लगभग 3 ml दे दोगे भाई। 5 ml में अगर जी सर। 250 है तो कितना देना चाहिए? राइट, 3 ml दे दोगे बेटा। मैं कैलकुलेट करके बताऊं क्या? देखो, ये सिरप पैरासीटामॉल, और इसमें कितना है? 250 मिलीग्राम पर 5 ml। मान लो कोई 9 kg का बच्चा है, एट द रेट 15 देते हो, तो 9 एट द रेट 15 135 मिलीग्राम हो गया, राइट। और अगर मान लो 250 मिलीग्राम चाहिए होता तो 5 ml लेते, तो लगभग इसका आधा दोगे। 135 चाहिए तो 2.5 से ज्यादा दोगे, लगभग 3 ml दे दोगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बच्चों में डोजिंग करते हैं। तो बच्चों में डोजिंग वेट के अकॉर्डिंग करना जरूरी है, अदरवाइज किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी या ओवरडोज हो जाएगी तो उससे रिलेटेड क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, राइट। हो सकता है ऑर्गन फेलियर वगैरह तक की नौबत आ जाए, ओके, टॉक्सिसिटी वगैरह की नौबत आ जाए। एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया किसी को हाइपरथर्मिया हो गया, मान लीजिए कोई हीट में चला गया, आजकल के मौसम में 1 घंटा बाहर चला गया, आपने उसका टेम्परेचर नापा, आपको मिल रहा है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बताओ यहाँ पे पीसीएम दोगे कि पेशेंट में कोल्ड स्पंजिंग और आइस बाथ कराओगे? आइस पार्क। राइट, क्योंकि यहाँ पे हाइपोथैलेमस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे आपको इतनी गर्मी लग गई कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो गया, क्योंकि अब कितना भी स्वेटिंग आप कर लोगे, वो स्वेटिंग से कॉम्पनसेट नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे पैरासीटामॉल वगैरह देते तो ये किस पे काम करता? हाइपोथैलेमस पे। तो हाइपोथैलेमस ने तो पहले से ही कोशिश कर ली है स्वेटिंग वगैरह करा के, वेसोडाइलेशन वगैरह करा के, कि टेम्परेचर को और कम किया जाए। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने फीवर डिस्कस किया है। फीवर आपका डिसीज नहीं है, सिम्टम है। डिफरेंट क्लू मिल जाए, स्प्लीनोमेगैली है, ब्लैक स्किन है, बर्निंग मिक्चरेशन है। एक लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों से पूछते हैं, देखें तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। मैंने कह दिया किसी पेशेंट को फीवर है, फीवर बहुत माइल्ड ग्रेड आता है पेशेंट को, और फीवर इवनिंग में इंक्रीज कर जाता है, ओके, माइल्ड ग्रेड ही रहता है। और मैंने कह दिया पेशेंट को कॉफ है, पेशेंट को वेट लॉस है, लैक ऑफ एपेटाइट है। तो ऐसे केस में क्या चीज सोचोगे आप लोग? कौन सी डिसीज सोचोगे जो? ट्यूबरकुलोसिस। राइट, इस ऐसे केस में आप लोग पल्मोनरी टीबी सोचोगे, पल्मोनरी टीबी। आगे चल के स्प्यूटम की जांच, चेस्ट एक्सरे, ये सारी चीजें कराओगे यहाँ। तो कुछ इस तरीके से आप लोग एक अप्रोच बना लेते हो। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अब देखें बता पाते हो कि नहीं। किसी पेशेंट को 5 डे से हाई ग्रेड फीवर है, और इसको बहुत ज्यादा कॉफ विद स्प्यूटम है, राइट। अब बताओ क्या सोचोगे यहाँ पे? कौन सी डिसीज सोचोगे? ऑस्कल्टेशन कर रहे हो तो क्रेप्ट वगैरह आ रहा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, बताओ क्या सोचोगे यहाँ पे? निमोनिया। निमोनिया? निमोनिया सोचोगे बेटा? जैसे मान लो कोरोना का सीजन चल रहा होगा तो क्या सोचोगे?
कोविड-19 वगैरह सोचोगे, राइट? अगर इन्फ्लुएंजा का सीजन चल रहा होगा तो बर्ड फ्लू वगैरह सोचोगे। तो चीजें कितनी इजी हैं। एक बार अगर आपने फीवर को समझ लिया क्या पैटर्न होता है, राइट, हर एक टाइप के फीवर के साथ क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स आते हैं, तो आगे चल के इंटरप्रिटेशन बहुत इजी हो जाता है। आज के लिए इतना ही। ये सारे रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक भी मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से रिवाइज कर लेना। कोई अभी भी क्वेरी बची हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले टर्न पे जो अगला अपना वेबिनार होगा, हम लोग वहां पे फाइल एरिया डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय। शिवर करता है, कांपने लगता है, तो मस्कुलर एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर और इंक्रीज होता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह हो जाता है। जो ब्लड सप्लाई होती है क्यूटेनियस की, स्किन की, डर्म की, वो कम हो जाती है ताकि हीट लॉस आपके